आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी। अनुपम मिश्रा जी का स्वागत कर रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम में, और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन अपना 21 तारीख यानी 21 मार्च के हमारे दी जयपुर डायलॉग कोंकण समिट के लिए अवश्य करवा लें, और अनुपम जी से भी आपकी भेंट वहाँ होगी। तो अब कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज का जो प्रश्न पूछता हूं मैं आज कि साहब, एक आपको पता है कि इंटरनेशनल AI समिट इस समय हो रहा है, उसकी बड़ी चर्चा है। कुछ लोगों ने उसमें जो है अपने कारनामे भी दिखा दिए, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये केवल PR एक्सरसाइज है। मुझे ये लगता है कि इसमें एक राहुल गांधी का भी AI मॉडल किसी को पेश करना चाहिए, और राहुल गांधी का AI मॉडल इस प्रकार का होना चाहिए जो दूसरों की बात सुन के सीख सके, क्योंकि ये जो राहुल गांधी ओरिजिनल है, ये दूसरों की बात सुनकर सीख नहीं सकता। आपका क्या विचार है इस हमारे AI आइडिया के बारे में? देखिए, जब राहुल गांधी PR एक्सरसाइज की बात करते हैं तो उनकी बात को गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी तो सारे काम PR एक्सरसाइज ही होते हैं। आपने देखा है जब वो कभी वो मोटरसाइकिल बनाते नजर आते हैं, कभी वो कार के इंजन के बारे में क्या ज्ञान देते नजर आते हैं, जब वो नदी में कूदते हैं तो दो दो नावों पे कैमरामैन सवार रहते हैं। तो उनका तो पूरा PR एक्सरसाइज पे एक तरह से जिसे कहना चाहिए एकाधिकार है। और रही बात उनका AI मॉडल बनाने का, तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी इसको पसंद करेंगे और उनका एक AI मॉडल, 2-3 AI मॉडल बना के वो भारत में परमानेंटली यात्रा पे डाल देंगे, तो वो यात्रा करते रहेंगे। एक AI मॉडल उनका पार्लियामेंट में खड़े होकर हल्ला मचाएगा तो राहुल गांधी विदेश हो आएंगे। तो अगर उनके मॉडल बन जाए तो आई डोंट थिंक कि राहुल से ज्यादा खुश कोई होगा। आज मैं एक देख रहा था, भूपेन बोरा का मैं एक बयान देख रहा था, वो असम के कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई, जब मैंने राहुल गांधी से कहा कि मैं पार्टी में बहुत बेइज्जत महसूस कर रहा हूं, तो राहुल ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो रोज ही बेइज्जत होता हूं। ये भूपेन बोरा का बयान है। उन्होंने कहा कि जब मैं राहुल गांधी के पास गया कि मैंने कहा मैं पार्टी में अपमानित महसूस कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे ज्यादा अपमानित होता हूं। तो फिर मैंने ये सोच के पार्टी से किनारा कर लिया कि जिस पार्टी में राहुल गांधी अपमानित हो रहे हैं उसमें मेरा मान अपमान का क्या वैल्यू रह जाएगी, तो कहीं और चलते हैं साहब। कमाल है साहब, क्या कहा जाए। और रही बात, देखिए तो कमाल की बात करते हैं, कहते हैं कि बताइए AI समिट में चाइनीज मॉडल नजर आया, चाइनीज मॉडल नजर आ रहा है। कौन आदमी कह रहा है? वो आदमी कह रहा है जो स्वयं चाइनीज मॉडल है। चाइनीज मॉडल है या नहीं ये तो सर आप ही कहेंगे, लेकिन मेरा कहना है वो आदमी कह रहा है जो आदमी अपने हाथ में चीनी ड्रोन लेकर भारत को गालियां देता है। मतलब उसको प्रॉब्लम की साहब चाइनीज मॉडल नजर आ रहे हैं। कमाल की बात है। बट देन दैट इज राहुल गांधी, वो कुछ भी कह सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं।
आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जबरदस्त ऑब्जर्वेशन किया है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कह रहे हैं कि साहब की आज भी, ऐसे कहिए आज भी, शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन हमारे सीजीआई कोई जबरदस्त ऑब्जर्वेशन ना कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि साहब वो नूपुर शर्मा केस का पश्चाताप इतना जबरदस्त है कि अगर ये साल भर रह गए तो आप यकीन मानिए वो जैसे मैडम जज को 13 महीने का टेन्योर है अभी तो टाइम कितना मैं तो कह रहा हूँ इस साल भर बाद आप देखिएगा कितना हाहाकार मचने वाला है। ये कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस इनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट मोशन ले आए। वो कह रहे हैं वो तो फ्रीबीज के खिलाफ आज उन्होंने पारित कर दिया, जबकि वो पिटीशन भी फ्रीबीज के ऊपर नहीं थी। फ्रीबीज की पिटीशन अलग से आ रही है इन्हीं के यहाँ, वो अलग से फ्रीबीज की पिटीशन है, वो उसको उन्होंने नोटिस तो नहीं जारी हुआ है, लेकिन वो लिस्ट कर लिया है उसको। और इसमें ये कह रहे हैं कि साहब कि ये बिकॉज ऑफ फ्रीबीज the entire country is suffering. It is high time states revisit these policies of distributing largesse. This will hamper the economic development of the country. How long this will go? बताइए। सीआई साहब वास्तव में नेशनल इंपॉर्टेंस की बात लगातार कर रहे हैं। आप देखिए कपिल सिब्बल उनके पास हेट स्पीच के मामले लेके पहुंचे तो उन्होंने एक नजर में कहा कि अरे हेट स्पीच सिर्फ भाजपा से निकल रही है, आप तो राष्ट्रीय हित में आने की बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल अपनी पिटीशन लेकर गायब हो गए, बोले अच्छा मैं और नाम जोड़ के लाता हूँ। उदयनिधि स्टालिन का नाम तो आई नहीं, राहुल गांधी का नाम नहीं है। अरे सुनिए ना, तो उसके बाद मतलब उसके पहले वो अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे थे। वो हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला है कि यार हाईकोर्ट जाओ ना, यहाँ क्यों आए हो? मैं हाईकोर्ट को बेइज्जत नहीं होने दूंगा अपने रहते। तो उन्होंने कहा साहब 17 मामले में आप कर चुके हैं, बोले 18वें में नहीं करूंगा, जाइए। तो मतलब प्रशांत भूषण हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, वो जो जस्टिस गोगोई ने कहा था कि कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया है, लगता है जैसे सीजीआई साहब ने वो लिस्ट निकाल ली है, दिखाओ जरा किसने किसने कब्जा कर लिया है, सबको एक लाइन से ठीक कर रहे हैं वो। तो रही बात ये फ्रीबीज की, तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है भारत जैसे देश में। ये जिसे कहना चाहिए एक जनहितकारी प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको फ्रीबीज से सेपरेट करना बड़ा मुश्किल, मतलब वे टू ड्रॉ अ लाइन। आप कहाँ लाइन खींचेंगे कि ये जरूरत है या याशी है, ये जनता की मदद है, ये जनता को रेवड़ी है, ये लाइन खींचना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और देखिए जो क्या मुश्किल है, अलाउ मी टू कंप्लीट। एक्चुअली फ्रीबेस की शुरुआत तो साहब संविधान में उसी दिन हो गई थी जिस दिन आरक्षण की व्यवस्था हुई थी। तो फ्रीबीज की जो इनिशियल स्पॉट था वो तो वहीं से शुरू हो गया ना, जब आपको एक वो व्यवस्था मिलती है जहां पे आपको कुछ ना आता हो बल्कि आपको गलत आता हो, आपको -40 नंबर आते हो और फिर भी आपको सर्जरी का कोर्स मिल जाता हो, तो इससे बड़ा फ्रीबी क्या होगा? आप सोचकर बताएं। मायावती सरकार ने 2011 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा था कि हर वो दलित छात्र जो 15 साल में एमबीबीएस ना कर पाए उसको यूं ही डिग्री दे दी जानी चाहिए। आप सोचिए इस बात को। वो अलग बात है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको डिनाई कर दिया। व्हाट कैन बी अ बिगर फ्रीबी? इससे बड़ी रेवड़ी क्या हो सकती है साहब कि 15 साल अगर तुम फेल हो रहे हो तो तुमको डॉक्टर मान लिया जाए। मतलब इस लिहाज से तो राहुल गांधी इतनी बार असफल हुए कि उनको प्रधानमंत्री मान लिया जाए। हाँ, ये तो बात सही है, ये दिस आई थिंक वी कैन एग्री विद। लेकिन एक बात ये है कि जो आपकी फ्रीबीज के साथ साथ अभी ये समाचार आया है, तो भाई को रही जरा चेक कीजिए कि मेरे पास अभी समाचार आया है कि वो जो एमपी का जो रिजर्वेशन केस था, जो कि जस्टिस नरसिम्हा के यहाँ लगा हुआ था, उस पे उन्होंने स्टे वेकेट नहीं किया और केस को वापस हाई कोर्ट भेज दिया। वो आया था यहाँ पे स्टे वेकेट करने के लिए। ऐसे तो कैसे चलेगा? सोशल जस्टिस का क्या होगा? ये केस लग गया, यही बड़ी बात थी, क्योंकि इनिशियली तो इसमें पी बहस करने वाले थे। आज पी
इसमें तो डीएमके सांसद पी विल्सन को इंगेज किया गया था बहस करने के लिए, अगर मुझे ठीक याद है तो। हाँ जी। तो पी विल्सन साहब तो आए नहीं, और बीच में ये केस एक ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा था। और एक चीज मैं देख रहा हूं, आपने अभी कहा, तो मैं देख रहा हूं कि साहब ये जो फ्रीबीज वाली बात कही है जज साहब ने, ये तो तमिलनाडु के मामले में कही है। हाँ, तमिलनाडु को हमने ये फ्रीबीज के ऊपर एक पिटीशन अलग से वो भी आने वाली है इनके सामने, This is लिस्टिंग wonderful। कर दी है उन्होंने उसकी। वो जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ। स्टालिन। मैं ये भी देखना चाह रहा था जरा से कि ये जो मध्य प्रदेश वाला मुकदमा है, इसमें गवर्नमेंट ने स्टैंड क्या लिया आज? ये मामला वापस गया है हाँ, हाई वो कोर्ट। पता नहीं क्यों डिटेल क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास तो। हाँ, आपने अभी बताया तो कि आज हाई कोर्ट विष्णु जी वापस। से समाचार आया, क्योंकि विष्णु जी उसमें वकील हैं। तो मतलब आपने अभी तो बताया कि, मतलब आपने प्रोग्राम के पहले बताया था कि ये वापस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भेज दिया गया है। लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि इसमें आज सरकारी वकील ने स्टैंड क्या लिया और सरकारी वकील ने कहा क्या। हाँ, ये दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। मुझे लग रहा है कि ये जो सारा का सारा बवाल हुआ यूजीसी पे, दिस विल हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। और ये बहुत सारे और मैटर्स जो हमारे अपीजमेंट किंग्स कह रहा हूँ, क्योंकि अपीजमेंट में जरा जबरदस्त कंपटीशन है, तो उनको थोड़ा सा डिस्करेज करेगा। तो ये इस तरह देखें कि एक कोर्ट का इसमें व्यू क्या है, ये तो मतलब इस गवर्नमेंट का व्यू क्या है, ये पता चले। रही बात ये यूजीसी रूल्स के बहाने जो ढेर सारे मुद्दे उठ गए, तो अगर वो थोड़ा सा अगर शेर को बदला जाए तो कहा जा सकता है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। और जितने बेसिक प्रीमाइस हैं, वो तमाम चीज़ें जिनके साथ एक तरह से देश ने समझौता कर लिया था, उसको अपनी नियत ही मान लिया था, अब वो मुद्दे भी अंडर चैलेंज हैं। जी बिल्कुल है। और मैं आपको कैन मेक एन अर्ली डिस्क्लोजर कि अब SC/ST एक्ट भी चैलेंज होने वाला है, एवरीथिंग SC/ST एक्ट भी और सब कुछ। दैट रिमाइंड्स मी, क्योंकि ये SC/ST रो, से ज्यादा रो, आर्बिट्रेरी कोई एक्ट है नहीं मेरे विचार से। ये रोहिणी आयोग का क्या मामला है भाई? रोहिणी मैं आयोग कहाँ दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? मतलब गवई साहब रोहिणी कह आयोग गए। अपीजमेंट की भेंट चढ़ गया, क्योंकि हमारे जो क्या बोलते हैं सबका साथ सबका विकास वाले हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि रोहिणी आयोग से सबका साथ सबका विकास तब तक नहीं होगा जबकि जो रोहिणी आयोग से क्या है कि जो पावरफुल, विशेषकर जो जमींदार जातियां हैं, उनका जो हिस्सा काटा जाएगा, तो वो कह रहे हैं इसको काटा ना जाए, इसको जो जनरल का जो हिस्सा है उसमें से निकाल के दे दिया जाए। आखिरकार आपके मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में उन्होंने अचानक SC/ST का, क्योंकि वहाँ ST ज़्यादा हैं, तो SC/ST का कोटा बढ़ा के कर दिया 36%। 13% बढ़ा दिया, 23% से बढ़ा के 36%। और कहा ये जो 13% है, ये जनरल से लिया जाएगा, बाकी साहब हम 27% देंगे। क्योंकि वो 13% था, वो 36% था, तो वो 13% था। तो भैया अगर तुमको अगर बढ़ाना है तो 36 में से कम करो। ये कहाँ लिखा हुआ है कि SC/ST का जो आरक्षण है वो उनके प्रोपोर्शनेट ही होगा? प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का तो अवश्य है एक सिस्टम, में प्रोपोर्शनेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में भी देखें, सरकार के सारी आंकड़े बता रहे हैं कि वो अपने अपने प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन को जॉब्स में क्रॉस कर चुके हैं। जिनकी जितनी उनकी जनसंख्या है सरकार में, उनकी भागीदारी उससे ज़्यादा हो चुकी है। पहली बात। दूसरी बात, ये दिस डजंट मेक सेंस कि भाई आप जितनी, ये इसका बेसिक प्रीमाइस ही गड़बड़ है कि अगर हम ज़्यादा हैं तो हम ज़्यादा लेंगे, भले हम उसको डिज़र्व करें। इस तरह तो देश नहीं बचेगा, राष्ट्र नहीं बचेगा। और ये अपने आप में बेसिक्स का प्रीमाइस ही गड़बड़ है साहब। जी
बिल्कुल सही है। अच्छा, आप थोड़ा सा आपके उत्तर प्रदेश की बात कर लें। हमारे लेकिन एक चलते योगी चलते कह दें कि साहब, मैं हर चैनल पे ये बात दोहराता हूँ तो यहाँ भी दोहरा दूँ कि उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव ने किया और बिहार में जो लालू यादव ने किया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव करीब करीब उसी, जिसे कहना चाहिए उसी पैरामीटर से अपने आप को जज करके उसी तरह के काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये इनका नॉमिनेशन एज चीफ मिनिस्टर कहीं बहुत भारी ना पड़ जाए। भाई, उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया, क्यों किया, मोहन यादव ही क्यों मिले इनको? जबकि ऐसा कुछ भी मामा जी के राज्य में तो इस तरह की कोई बात होती नहीं थी। अच्छा, ये बताएं कि योगी जी की आज लंबी मुलाकात हुई है मोहन भागवत जी से, और दूसरी तरफ उनके दोनों जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो बटुकों के सेवा में लगे हुए हैं, और अभी मुक्तेश्वरानंद के महिमा मंडन में लगे हुए हैं। क्या चल रहा है? वो बटकों की सेवा इसलिए भी हो रही क्योंकि अब अभिमुक्तेश्वरानंद तो इस हालत में रह नहीं गए कि उनका कोई महिमा मंडन करे। तो समझिए ना, अभिमुक्तेश्वरानंद तो इस समय मतलब वो तो एप्स्टीन के लेवल पे आ गए हैं ना, तो उनका महिमा मंडन तो होना इस समय असंभव है। तो ठीक है, आप बटकों की सेवा ही कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि साहब देखिए, एक मोटी सी बात समझ लें, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प है नहीं। कोई कितना भी उठक बैठक कर ले। जहाँ तक दो डिप्टी सीएम्स की बात है, एक तो डिप्टी सीएम अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। जो आदमी अपना विधानसभा क्षेत्र ना जीत सके, वो मुख्यमंत्री होने का दावा करे। मुख्यमंत्री वो है जो पूरे स्टेट में जीत दिलाता है। आप अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं जीत पाए। एक रैंक पहली बार चुनाव लड़ रही पल्लवी पटेल से हार गए, फर्स्ट टाइमर से हार गए। और दूसरे जो ब्रजेश पाठक हैं, उनका तो वैसे भी यहाँ कोई स्टेक नहीं बनता। कांग्रेस, बसपा, मतलब पूरा भारत भ्रमण करके तो आए हैं भाजपा में। तो वो क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं, मैं इसका क्या कहूँ। और अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मामला भेजा ही नहीं है, इसको 2 महीने की मियाद भी तय कर दी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो और भी अच्छा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाना ही नहीं चाहते थे। उनको तो बड़ा दुख था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो न्याय नहीं कर रहा है। बताइए। वो जस्टिस वो हट गए हैं ना वहां से, क्या नाम था, कैथ। कैथ, जस्टिस कैथ हट गए हैं, तब से एमपी हाई कोर्ट में न्याय होना बंद हो गया। जस्टिस कैथ और मोहनलाल यादव की अच्छी पटरी थी। ये पूरा आप याद कीजिए, ये शुरुआत ही उन्हीं के कारण हुई थी, जब उन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट जो बेंच है, ग्वालियर बेंच, और उसके कैंपस में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने का काम वो किया था। वहीं से इसकी शुरुआत है। मोहनलाल यादव जी के महिमा मंडन की शुरुआत वहीं से होती है। किस मामले से? ग्वालियर में सबसे पहले हुआ था ना, जो फिर वो ग्वालियर बार ने उसको, हाईकोर्ट बार ने उसका हाँ, विरोध जो किया था। अम्बेडकर की मूर्ति लगा रहे थे, यस। उसके उसके बाद फिर मूवमेंट शुरू हुआ था आपके सर पी.एन. राव का। इस आपके असली जो निर्माता है तो सर पी.एन. राव है। तो उसको लेके मामला बढ़ता गया। फिर आपने देखा होगा कि फिर ये इन्होंने वहाँ पे मनुस्मृति जलाने वलाने का कार्यक्रम किया। फिर आपके वहाँ वकीलों ने अम्बेडकर की फोटो जला दी। तो ये सब शुरुआत जो है वो नहीं, इसमें इसमें मोहन यादव इसमें जी की। जस्टिस कैथ ने भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने हनुमान जी का मंदिर तोड़वा दिया। अब पता नहीं, सरकार ने तो रिपोर्ट दी कि वहाँ कोई मंदिर था ही नहीं। सरकार नहीं, वो पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर होते हैं, जो सरकारी बंगले देखते हैं, उनको धमका के लिखवा लिया उन्होंने। जबकि पहले के सारे जजेस बता रहे हैं, सारे गार्ड्स बता रहे हैं कि वहाँ पूजा होती थी। लेकिन जस्टिस कैथ है, जस्टिस कैथ के बयानों को आप सुने। मैं ईमानदारी से, मैं नॉर्मली इस तरह जुडिशियरी के लिए और जजेस के लिए मैं कभी बहुत हार्श बात कहता नहीं, पर जस्टिस कैथ के जो बयान हैं
वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि भीम आर्मी के मेंबर हो गए हैं क्या? मतलब उनको इस बात का एहसास है कि वो चीफ जस्टिस थे। हाउ कैन ही टॉक लाइक दैट? एक ऐसे तो जस्टिस और क्या भी है, तो आपको एक कई लोग सुप्रीम मिल कोर्ट जाएंगे। में वो जो जज साहब रिटायर हुए हैं, क्या नाम है? मुरलीधर, हाई मुरलीधर कोर्ट नहीं, वो वाले चीफ जस्टिस जो उड़ीसा के जो पारसी जज रिटायर हुए हैं, हैं, जो पारसी जज रिटायर हुए थे, आजकल घूम घूम के हिंदुत्व को रोहिंटन गाली रोहिंटन। रोहिंटन नरीमन। तो हाउ कैन दे टॉक लाइक दिस भाई? अब वो स्वतंत्र है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मैं चाह रहा हूं कि एक बार ये जरूर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे कि साहब जिसको जिसको जो मन में आए फिर वो कहे। हो क्या रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे झूठ बोलने वाले बदतमीजी से झूठ बोल रहे हैं, और जिनके पास सच कहने को है वो डर के चुप बैठे हैं। तो एक बार फ्रीडम ऑफ स्पीच भी डिफाइन हो जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो डिफाइंड है ना नहीं भाई। डिफाइंड है वो। हमारे यहाँ जो पहला संशोधन है संविधान का, उसमें जो उन्होंने एक चेक एंड बैलेंस लगाया वो बड़ा आर्बिट्री है। वो मतलब गवर्नमेंट इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दिया ना। सरकार तय करेगी कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, या उससे सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा या उसमें सामाजिक समरसता होगी। सरकार के इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दिया है। दैट इंटरप्रिटेशन शुड बी टेकन अवे। ये देखिए, तो ये कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो केस है, उसमें तो उन्होंने तय कर दिया ना, पूरी तरह से तय कर दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, जो एक्सेप्शंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो कैसे लागू होते हैं। आप उसको जरूर पढ़िए। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेटर जजमेंट्स टू हैव कम आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 5 जज बेंच का जजमेंट है, वी राम सुब्रमण्यम जी का लिखा हुआ है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि साहब कि ये जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं ना, उसका जो रेशो है वो रेशो ये है कि जो भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके एक्सेप्शंस है 19(2) में। तो 19(2) में जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं वो एग्जॉस्टिव हैं, और SC/ST एक्ट को चैलेंज करने का यही मेन ग्राउंड है, क्योंकि उसमें जो चीजें ले रखी हैं वो जो एक्सेप्शंस हैं उसके बियॉन्ड जा रही हैं। देखिए, SC/ST एक्ट में भी मामला कहीं और लाई कर रहा है, इसको आप समझें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तकरीबन हर मामले में रिलीफ दे रहे हैं SC/ST एक्ट के। पर दिक्कत क्या है कि रिलीफ मिलने से पहले तो आदमी गिरफ्तार हो चुका होता है ना। आप गिरफ्तार होकर जेल चले गए, फिर रिलीफ मिली नहीं मिली, क्या मतलब? एक शरीफ आदमी के लिए जेल जाना, गिरफ्तार होना बड़ी बात है साहब। और नहीं सुप्रीम तो कोर्ट ने पहले यही बात ऐसा कही है, थी। उसमें उन्होंने 438 CRPC यानी एंटिसिपेटरी बेल जो है वो रूल आउट कर रखी है। लेकिन साहब एंटिसिपेटरी बेल तो उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने सालों तक अलाउड नहीं थी, तो सब लोग अब फिर शुरू हो 482 गई, में जाके अब फिर और शुरू हो गई। अब तो हो गई ना शुरू। हाँ हाँ लेकिन जब हाँ। नहीं थी तो लोगों को 482 में मिलती थी कि नहीं मिलती थी? 482 में मिलती थी, क्रिमिनल रिट में मिलती थी, दोनों में मिलती थी रिलीफ। हम्म। मैंने कई बार 482 भी किया, क्रिमिनल रिट भी किया, इसलिए मुझे मालूम है। तो इसलिए अगर इन्होंने सोनिया गांधी वाले एंटिसिपेटरी बेल, मामले में मैं क्रिमिनल रिट में गया था। जो रिपोर्टेड जजमेंट वो क्रिमिनल रिट में ही गया था मैं। कौन सा? ओ, सोनिया गांधी यहाँ अस्पताल चलाती हैं, कमला नेहरू, तो उसके खिलाफ मैंने कुछ छापा था। तो दे स्यूड मी फॉर डिफेमेशन। मेरा हाई कोर्ट का रिपोर्टेड जजमेंट है, मैं एक केस जीता। ओके। तो ये तो साहब ये जो MP वाला है, इससे तो सामाजिक न्याय के आंदोलन को तो बड़ा झटका लगेगा। आप क्या सोचते हैं? तो छत्तीसगढ़ में भी तो बता रहे थे यार। छत्तीसगढ़ वाला दे हैव नॉट सेंट बैक। तो वो सुन रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ वाला फाइनल ऑर्डर है, ये इंटरिम ऑर्डर था। तो क्या तय किया सर छत्तीसगढ़ वाले मामले में?
अब डिटेल कुछ आ नहीं रहे, पता नहीं क्या सामाजिक न्याय वालों ने रोक दिए, क्या किए। मेरे पास तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से जो सूचना आई वो मैंने बता दिया आपको। मैं 2 ट्विटर अकाउंट तो देख चुका हूँ, लाइव लॉ और लॉ चक्र, बार एंड लाइव लॉ बेंच तो और अभी दूसरे। नहीं इसको रिपोर्ट किया, मैं अभी आपसे बात करते करते वही ढूंढ रहा था। लाइव लॉ ने तो इसको बार अभी एंड रिपोर्ट। बेंच में देख लेता हूँ, उसमें शायद कहीं आया हो। जी तो बताएं, ये तो हो गया, अब आप इसके ऊपर अपना मत व्यक्त करें। किस पे सर? सामाजिक न्याय के आंदोलन को धक्का लगा इससे, और मोहन यादव थॉमस को भी सोवेल धक्का लगा। थॉमस सोवेल एक बड़े अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं, जी हाँ, जी हाँ, मैं उनको और उनको सिर्फ इसलिए नोबेल प्राइज आज तक नहीं मिला क्योंकि वो तो इस तरह सच की बोलते। बातें करते हैं कि सामाजिक न्याय ईर्ष्या का एक ग्लोरीफाइड टर्म है। हाँ। सिर्फ इसलिए उनको नोबेल प्राइज नहीं किया मिला क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय को डिफाइन कर दिया। तो देखें, सामाजिक न्याय ठीक है, इसमें दो राय नहीं है, सामाजिक न्याय होना भी चाहिए और लोगों को ऊपर लाना भी चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बताएं, आखिर किसी स्कीम को आप कब तक ट्राई करेंगे? यदि 100 साल के आरक्षण के बाद 100 ईयर्स, अंग्रेजों के ज़माने से आरक्षण शुरू हो गया था, 100 साल के बाद अगर -40 नंबर्स आ रहे हैं किसी स्कीम में, तो आप मान लीजिए कि स्कीम फेल कर गई, उसको बदल लीजिए, कुछ उसको कुछ चेंज ही कर लीजिए। हम नहीं कह रहे हटा दीजिए, उसमें कुछ बदलाव ही कर दीजिए। कुछ बदलाव जस्टिस गवई से सजेस्ट कर गए हैं, कुछ बदलाव जस्टिस सूर्यकांत सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ बदलाव रोहिणी आयोग सजेस्ट कर रहा है। तो आप ना उसको कुछ बदलाव जस्टिस पंकज मित्तल ने किया है, पंकज मित्तल ने किया है, तो कुछ उसमें सजेस्ट किया है बदलाव उन्होंने। वो जो बदलाव ही देवेंद्र कर। सिंह वाला जो केस था, उन्होंने तो कहा है कि 1 जनरेशन से ज्यादा मिलना ही नहीं चाहिए रिजर्वेशन। हम्म। तो आप आइए, तो मैं पूछ रहा हूँ, आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। दे दिया मैंने जवाब। नहीं दिया? क्यों दे दिया भाई? सामाजिक बदलाव, सामाजिक न्याय की बात ही तो मैं कह रहा हूँ सामाजिक कि न्याय वो तो सामाजिक है, न्याय, तो सामाजिक मोहनलाल न्याय यादव का क्या होगा अब? सामाजिक न्याय करें और बिल्कुल करें, पर दो चीजें देख लें। एक तो ये कि भाई यदि कोई स्कीम आप 100 साल चला के उससे न्याय नहीं हो पा रहा है तो न्याय का तरीका बदल दें। और आज यही बात जहाँ तक मोहन यादव की है, तो ये बात अपने आप में बड़ी एक चिंताजनक है कि जहाँ पर जातियाँ और उपजातियाँ हजारों की संख्या में हों, वहाँ पर चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो या ओबीसी हो, तो कुल मिला के 4-5 जातियाँ आपको पूरी पूरी तरह से लाभार्थी नजर आती हैं और बाकी जातियों का नंबर नहीं आता। अच्छा, बड़ी फनी बात इसमें ये है कि एक बार आप कहिए कि नहीं साहब उसमें क्रीमी लेयर जारी कर दीजिए, तो वो लोग हल्ला मचाते हैं जो क्रीमी लेयर जारी होने से लाभार्थी होंगे, वही लोग हल्ला मचाने लगते हैं। मतलब अविश्वास की सीमा ये है, मैं बताता हूँ कि भाई क्रीमी लेयर जारी हो गई तो आपकी सीट सामान्य कैटेगरी को तो नहीं चली जाएगी ना, लेकिन वो हल्ला मचाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि अगर क्रीमी लेयर जारी हो गई तो साहब आप ही को तो फायदा होगा, ज्यादा लोगों को फायदा होगा। ये भी बात सही है आपकी। अ, एक ये बताएं कि ये अरशद मदनी ने मोहन भागवत जी के वक्तव्य के ऊपर एक बयान जारी किया, आज सुना होगा आपने। बड़ा लंबा चौड़ा, और जो कुछ भी उन्होंने कहा है उस सबको फिर लिख के ट्वीट भी कर दिया। उस सबको लिख के उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है। इसकी माँ ने किसको कितना दूध पिलाया है और इस्लाम कयामत तक रहेगा, और क्या क्या है भाई। ये क्या है कि ये ये कयामत वाले में जब कयामत आएगी तो कयामत तो केवल मुसलमानों के लिए आएगी, बाकी लोग तो यहीं रहेंगे ना। हाँ, और दूसरा भी सवाल है कि कब आएगी। तो देखिए, कब आएगी? कुरान में तो ये लिखा था कि 100 साल बाद कोई नहीं रहेगा। अब तो मैं मानूं कि 100 साल कयामत बढ़ाते गए। बाइबल में कयामत भी आपको पता है कि बाइबल में भी आर्मगेडोन का या जजमेंट डे का जिक्र है, वो भी इसी तरह की बात करते हैं। तो उन्होंने जो है वो डेट, न्यूटन ने बहुत सोच समझ के 1920 1920 ये डेट दी थी
एपोकैलिप्स की। अब वो 1920 भी निकल गई। न्यूटन जैसे महान साइंटिस्ट ने ये डेट दी थी कि 1920 में जो है वो क़यामत आ जाएगी। अब 1920 में नहीं आई, 2020 हो गया। अब वो चर्च इसके ऊपर विचार कर रहा है कि भाई अगली डेट क्या दे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि योगी जी जो कहते हैं क़यामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, वो ज़्यादा सही है। योगी जी कहते हैं कि जन्नत के चक्कर में मत रहो वरना जहन्नुम पहुंच जाओगे। वो तो सीधे सीधे कहते हैं कि जन्नत की उम्मीद में जीने वाले जहन्नुम पहुंच जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखें इस बात को। और जन्नत और जहन्नुम के चक्कर से निकलकर लॉ एंड ऑर्डर और सरकारी नियम कानून और इसके ऊपर ध्यान दें। एक हसन निसार हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। तो आजकल मैं देख रहा हूँ जिहादी हो गए, पर किसी ज़माने में बड़ी रैशनल बातें किया करते थे। कम्युनिस्ट थे पहले वो। हाँ, तो पहले बड़ी रैशनल बातें करते थे। जब से ये मोदी सरकार भारत में आई है तब से वो पाकिस्तान में जिहादी। ये भी कमाल की बात है। मतलब मोदी सरकार भारत में आई, जिहादी पाकिस्तान में हो गए। तो वो एक बात बड़ी अच्छी कहते थे। वो कहते थे कि साहब हमारी दिक्कत है कि हमारे जितने मौलवी हैं और हमारे जितने मौलाना और जितने आलिम फाजिल हैं, वो सब के सब बताते हैं कि आखिरत में क्या मिलेगा, क़यामत में क्या मिलेगा, जन्नत में क्या मिलेगा। एक भी आदमी ये नहीं बताता कि दुनिया में क्या करना है। तो मतलब आप पहले दिन से आप उनको प्रोग्राम करने लगते हैं कि मतलब आदमी उसको जीते जी मरने के लिए प्रोग्राम करने लगते हैं। वो कौन सा एक शेर था कि मरने की आरज़ू में जिए जा रहे हैं। तो आप देखिए, वो कहते थे कि आप पहले आप प्रोग्रामिंग शुरू कर देते थे कि या फिर वो कव्वाली याद कर लीजिए। जो कौन मैं सी जीता खबर। हूं तो कहते हैं कि मरता ही नहीं, और जो मैं हाँ, मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। नाउ आई रिमेंबर। तो मतलब आपकी प्रोग्रामिंग आपने ऐसी कर रखी है कि रोज़े अव्वल से पहले दिन से आप बताना शुरू कर देते हैं कि बेटा मर जाओ बहुत अच्छा रहेगा, जन्नत हूर फलाना ठिकाना। लेकिन एक भी मौलाना, एक भी मौलवी, एक भी आलिम फाजिल, एक भी आदमी ये नहीं बताने को तैयार है कि दुनिया में क्या करना है और दुनिया भी अपने आप में कितना अच्छा आप एक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इसीलिए इस्लाम में बंदिशें इतनी ज़्यादा हैं संजय सर, कि मुझे कभी-कभी लगता है बंदिशें लगाई इसीलिए गई हैं कि आदमी को ज़िंदगी से छुटकारा पाने में बहुत कष्ट ना हो। तो इधर आपने दुनिया में बंदिशें लगा दी और दुनिया भर के वादे आप सोचें, आपने शराब पीने पर आप बैन लगा जिंदगी तो दिया। आखिरत, जिंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होती है ना। हाँ, सारा फंडा यही है कि जो ज़िंदगी है वो मौत के बाद शुरू होती है। तो अच्छा, मौत के बाद भी शुरू हो जाए तो समझ में आता है। वो मौत के बाद आप जाके कब्र में पड़े रहेंगे, क़यामत के दिन जब इंसाफ होगा तब ज़िंदगी शुरू होगी। तो अभी ये बड़ा लंबा चौड़ा ये ग्रेस पीरियड भी है। कब्र में दफनाए जाने से लेके क़यामत के दिन तक, आखिरत के दिन तक, वो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान एक आप इम्तिहान से गुजर रहे हैं, इम्तिहान देते रहिए और अल्लाह से डरते रहिए। अरे भाई, एक बार आप दफन है तो आप क्या डरेंगे और क्या इम्तिहान देंगे? आप क्या बात कर रहे हैं? एक आयत है, एक्चुअली मैं रिकमेंड करूंगा कि जो सूरत तौबा है, 9th चैप्टर, सूरा तौबा, उसको कभी आप, उसमें ख्याल से 125 आयतें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। कुछ में तो 250-250, 300 है, 286 है एक में तो, सेकंड चैप्टर में। तो उसमें एक आयत है 111, वो रिलेशनशिप बताती काफ़ी अच्छी तरह से। अब आपको आखिरकार आपका कॉन्ट्रैक्ट है क्या? वो ज़िंदगी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब अल्लाह से भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए क्या कहते हैं, मैं पढ़ जिंदगी के सुनाता हूँ आपको। कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह कॉन्ट्रैक्ट है। अरे वो तो और छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये सुनिए। इसमें तो शक ही नहीं कि खुदा ने मोमिनीन से उनकी जानें और उनके माल इस बात पर खरीद लिए हैं कि उनकी कीमत उनके लिए बेहश्त है। इसी वजह से कि ये लोग खुदा की राह में लड़ते हैं, कुफ्फार को मारते हैं और खुद भी मारे जाते हैं। ये पक्का वायदा है जिसका पूरा करना खुदा पर लाजिम है, और ऐसा पक्का है
कि तौरेत और इंजील और कुरान सब में लिखा हुआ है, इंजील इज बाइबल, तो तौरेत इज तोरा, कि अपने अहद का पूरा करने वाला खुदा से बढ़कर कौन है। तुमने तो अपनी खरीद फरोख्त से जो तुमने खुदा से की है खुशियां मनाओ, यही तो बड़ी कामयाबी। आप खरीदे जा चुके हैं हुजूर, खुदा ने आपको जन्नत की प्रॉमिस के बदले में खरीदा हुआ है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। अब आप क्या करेंगे? आपको लड़ना है, कुफ्फार को मारो, बस यही चाहिए। लिख लीजिए 9.111। अरे ठीक है सर, मैंने पढ़ा है इसको, लेकिन क्या किया जाए? मतलब व्हाट इज द सोल्यूशन? वी हैव बीन रिसाइटिंग दीज आयत्स फॉर क्वाइट सम टाइम। अब करना क्या है, ये वाली बात है ना। ये आयतें मेरा ख्याल से कि अब सब के सब पढ़ चुके हैं। मुझे याद है इससे पहले वो जो रशियन प्रेसिडेंट थे मैक्रोन से पहले, क्या नाम था उनका, वो तो साहब सॉरी रशियन के फ्रेंच प्रेसिडेंट, तो फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट गए थे कि 36 आयतों को बैन कर दिया जाए। उन्होंने तो जुलूस निकाला था इसके ऊपर, लेकिन व्हाट टू डू, क्या करेंगे आप? करना तो वही पड़ेगा जो आप छत्रपति शिवाजी ने कहा किया था। वैसे भी आज छत्रपति शिवाजी की जयंती है, उनको हम याद जय हो। करें। जय शिव छत्रपति। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि साहब कि ऐसे समय पर मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, मैंने तो लिख भी दिया कि मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं कि बिना मुसलमान के हिंदू नहीं हो सकता, सबका डीएनए एक है। दूसरी तरफ कहते हैं कि घर वापसी कराना होगा। तो उसी का एक्सटेंशन वो बता रहे हैं कि डीएनए एक है, वापस लौट आओ। भाव तो अरे कह रहे थे एक कि तरफ तो कहते हैं कि बिना भाव इस्लाम का भाव हिंदू नहीं हो सकता, ये भी तो भाव कह रहे हाँ, हैं। वो भी कह रहे थे। भाव कह रहे थे कि हम लोगों से कह रहे थे कि भाई आप मुसलमानों से दोस्ती कीजिए, एक हाथ से दोस्ती कीजिए, दूसरे में डंडा पकड़े रहिए। भाव कह रहे थे, आप देखिए, मैं क्या से आपके चैनल पे भी बोल रहे थे। नहीं, मेरे चैनल पे नहीं बोला, आपके साथ बोला होगा। नहीं मेरे से नहीं, मैं तो चैनल पे बोला उन्होंने। हाँ हाँ, लेकिन नहीं, मेरे चैनल पे नहीं बोला था। वो तो कह रहे थे कि भाई वो तो उनका कहना है कि आप दोस्ती करें, पर मजबूती से और ताकत से दोस्ती करें। और देखिए, जितनी घर वापसी की बातें होती हैं, सिरे से फर्जी क्यों है मैं बता दूं। घर वापसी वापसी तब होती है जब उसके लिए कोई इंसेंटिव हो। क्या इंसेंटिव है? शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी हिंदू हो गया, हमने उसको जेल भेज दिया, ये हमने इंसेंटिव दिया उसको। आप सोचिए इंसेंटिव क्या है। आखिर जब लोग मुसलमान हुए थे तो इंसेंटिव क्या था? इंसेंटिव यह था कि बाहर घर में बहू बेटियों की इज्जत लुट रही थी, उन्होंने कहा चलो इस्लाम कबूल करते हैं, ये तो बचेगा। आपसे जजिया वसूला जा रहा था, आपको बेइज्जत किया जा रहा था, आपकी गर्दनें उतारी जा रही थी, कहा चलो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, जिंदगी बची रहेगी। इंसेंटिव था। आप घर वापसी का इंसेंटिव क्या दे रहे हैं? ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि एक बड़ा आदमी हिंदू हो गया, वसीम रिजवी जितेंद्र त्यागी हो गया, हमने उसे जेल भेज दिया। आपने कहीं वसीम रिजवी का सेलिब्रेशन देखा? कहीं आपने उसका ऑनर देखा? कहीं आपने उसको सम्मानित होते हुए देखा? तो इंसेंटिव क्या है? हम लोग बचपन में कार सीख रहे थे, तो हमारे वो पिताजी का जो सरकारी ड्राइवर था शकील मियाँ, वो हमको गाड़ी सिखाते थे। तो वो हमको बताते थे कि आज हमारे मोहल्ले में साहब एक हिंदू जो है वो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हम कहे अच्छा है। शकील मियाँ की ससुराल पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान भी जाते रहते थे, तो अभी भी आते हैं, बूढ़े हो गए बहुत, सुने तुम। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे इलाके में एक हिंदू ने इस्लाम कबूल कर लिया। हमने कहा अच्छा। तो बोले कि साहब उनका जो दर्जा है हमसे ऊपर है। तो हमने कहा शकील मियाँ आप तो बताते थे कि आपके इस्लाम में सब बराबर है, तो उनका दर्जा ऊपर कैसे हो गया? तो कहा नहीं साहब, मौलवी साहब ने बताया कि जो हिंदू कबूल करेगा उसका दर्जा हमसे भी ऊपर होगा। तो देखिए, वो इंसेंटिव दे रहे हैं, वो अपने यहाँ एक 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 नैरेटिव चला रहे हैं। और हमने क्या बताया? हमने कहा कि जो हिंदू होगा मुसलमान से हम उसको जेल भेज देंगे। उसका कारण दूसरा है। कोई भी कारण हो, कोई भी कारण, उसको माफ किया जाना चाहिए था। इसको सब कारण क्या है दूसरा, मुझे हाँ, मालूम बिल्कुल। मैं इस पे तो मैंने पूरा मेरी एक बात सुनिए, तो मुझे भी मालूम है किस लिए जेल गए ना। मेरा ये कहना है कि जेल वो किसी लिए भी गए, ना 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 भूखे मरे, मतलब बेहोश पाए गए ब्रिज पे लखनऊ में। अरे भाई, सवाल ये है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए था ना। भाई, सम्मान कैसे? तो कारण दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं है जो आप कह रहे हैं।
मैं समझ रहा हूं किस कारण से वो जेल गए थे, मैं कारण उसके ये पीछे है, की राजनीति भी समझ रहा हूं। मुझे नहीं नहीं मैं वो इसी तो थोड़ी प्रदेश है। का रहने वाला। अरे साहब, कारण उसका ये है कि साहब की घर वापसी भी जो है, जो कॉल दे रहे हैं घर वापसी उनके माध्यम से होगी तो ही मान्य है। आपने देखा नहीं क्या कहा जाता है, यदि आप आरएसएस की आलोचना करें, आप अरशद मदनी की या जमात इस्लामी की आलोचना करें तो आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप आरएसएस की आलोचना करें तो सुनने को ये मिलेगा कि आप अपना खुद का संगठन बना लो। अगर आपको आरएसएस पसंद नहीं है तो आप अपना खुद का संगठन बना लो। दैट रिमाइंड्स मी, कल मैंने इसको वर्कआउट किया था कि 12 साल में मोदी और भागवत की 1-to-1 2 मुलाकातें हुई हैं, 2014 और 2025 में, और पिछले 4 साल में योगी और भागवत की छठी मुलाकात है। पिछले 4 साल में ये छठी मुलाकात है। कल मैंने इसी पे शो किया है। और आरएसएस के बारे में माना जाता है कि उसका वो 20 साल, 25 साल, 30 साल की प्लानिंग करके चलता है। बल्कि बीच में तो देखिए आरएसएस ने बयान जारी किया था कि योगी आदित्यनाथ का विरोध पार्टी, कैडर, सरकार सबसे विरोध माना जाएगा, विद्रोह माना जाएगा। तो एक बात तो अब तय हो गई कि मोहन भागवत और आरएसएस योगी में आने वाला भविष्य देख रहे हैं। और योगी ने इसको रेसिप्रोकेट भी किया। किसी ज़माने में योगी ने एक पैरेलल आरएसएस बनाई थी, हिंदू युवा वाहिनी, वो पिछले 9 साल से बंद पड़ी। बंद करवाई गई, वो शर्त थी उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की। वो बंद पड़ी 9 साल से। कोई भी यदि हिंदुओं के लिए काम कर रहा है तो और कोई नहीं कर सकता, इट नेसेसरली हैज टू बी थोड़ा थ्रू सा एक चेंज आरएसएस। है, थोड़ा सा एक चेंज मैं बताऊं। जैसे एक संस्था है हिंदू जन जागृति समिति, गोवा में इनका हेडक्वार्टर है, मैं गया हूँ। तो पहले वो लोग भी इस तरह की शिकायत करते थे कि आरएसएस उनको ख़त्म करने पर आमादा है। परंतु अभी हमने पिछले हफ्ते देखा उन लोगों का दिल्ली में बाकायदा सेमिनार कराया गया और सरकारी खजाने से 68 लाख रुपए दिए गए। और उसके बाद उस सेमिनार में तो ऐसी ऐसी स्पीच दी गई हैं कि जुबैर दिन रात उस स्पीच के किस्से चला चला के ही अपना अकाउंट चला रहा है। ऐसी भयानक भयानक स्पीचें दी गई उस सेमिनार। देखिए, सरकारी खर्चे से 68 लाख रुपया लेकर हिंदू जन जागृति समिति एक ऐसा ऑपरेशन, मतलब शंखनाद करके एक ऐसा उसने एक सेमिनार कराया जिसमें फॉर्मली इस तरह की बातें की गई कि 1947 में मुस्लिमों का जो जनसंख्या थी उससे एक आदमी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनकी जनसंख्या को वहाँ कैप कर दिया जाएगा। इमेजिन है ऐसा तो। अब ये देखिए, हेमंत विश्व शर्मा के विरुद्ध एक हफ्ते में 3 पिटिशंस लग चुकी। हेमंत विश्व याद शर्मा आया, के विरुद्ध। हेमंत विश्वा शर्मा और से देखिए मुझे याद आया कि आज वो गौरव गोगोई ने फाइनली हेमंत विश्व शर्मा का जवाब दे दिया है अपने गेटअप से। आज क्या खास बात है? अभी तो रमजान शुरू भी नहीं हुआ। शुरू हो गया आज से। अच्छा, आज से शुरू हुआ है क्या? आज से शुरू हो गया भाई, आज का पहला रोजा है उनका। गौरव जी का पहला पहला रोजा, रोजा। पहला रोजा उन्होंने रख लिया, इसका मतलब। नहीं, पहला रोजा पहले इस रमजान का पहला रोजा है, गलत बात नहीं कहिए, इस रमजान का पहला रोजा है। तो अब एक और ये बात पता चली है आज से, अभी। बल्कि कल रात से शुरू हो गया। एक और बात पता चली है कि जो ये जो सेशंस हो रहे हैं ना, ये आपके आरएसएस के 100 वर्ष के, शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो मोहन भागवत जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी के आईटी सेल ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाई मुख्य जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे तो उसमें क्वेश्चंस पहले से दिए जाते थे।
पहले से देने पड़ते थे, वो क्वेश्चंस वेट होते थे, तभी वो पूछे जा सकते। यहाँ भी यही सिस्टम है। नहीं, ऐसा अगर ये सिस्टम होता तो अजीत भारती वो सवाल नहीं कर पाते ना जिसको वो क्लेम कर रहे हैं। ना तो अभी जो चल रहा है, इस वक्त जो चल रहा है उसमें। और दूसरी बात देखिए, मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तरीका नहीं मालूम था, इसलिए इस तरह की बातें करते थे। राहुल गांधी को देखिए, सबके लिए ओपन है, जो सवाल उनको पसंद नहीं आता कहते हैं भाजपा के आदमी हो, भाग जाओ, बात करता हूँ तो भगा देते हैं सीधे उसको। अखिलेश यादव तो धमकी तक देते हैं। अखिलेश यादव तो आप देखिए पत्रकारों को धमकी तक देते हैं, तुमसे निपटने का हमें दूसरा तरीका भी आता है, इस तरह बोलते हैं। ये साहब तो वैसे तो सब कुछ चंगा है। 20 राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं एआई समिट में, जोरदार चल रहा है। और वैसे भी राहुल गांधी ने तो उसकी आलोचना कर ही दी है, तो हम लोग फील गुड में रहें और क्या। राहुल गांधी की आलोचना हमेशा वेलकम होती है, ये बताती है कि देश में कुछ अच्छा हो रहा है। राहुल गांधी जब आलोचना करते हैं लेकिन ये गलगोटिया वाला क्या किस्सा है? गलगोटिया वाला भी क्या बताएं साहब, क्या किस्सा है वो। पहले उन्होंने उसको एक चाइनीज रोबोट को ऐसे प्रेजेंट किया, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, ये बात उन्होंने नहीं कही कि हमने बनाया है, लेकिन उनका आशय यही था कि हमने बनाया है। और उससे बुरा ये हुआ कि साहब अश्विनी वैष्णव ने उसको ट्वीट कर दिया और बाद में वो चीनी सामान निकल गया। उधर देखिए आप क्या एआई कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसी बीच चीन ने आपकी एआई कॉन्फ्रेंस में मैसेज दे दिया। उसने साहब अपने नए साल के बहाने अपने यहाँ वो रोबोट डांस और वो रोबोट एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट दिखा दिया। मैं रोबोट्स को देख रहा था, वो जो चाइनीज रोबोट्स जो कूद फांद कर रहे थे, मार्शल आर्ट्स कर रहे थे। आई वाज जस्ट वंडरिंग संजय सर कि अगर डोकलाम और गलवान में आपको चीनी सिपाहियों की जगह ये रोबोट्स अगली बार डंडे चलाते मिले तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि डोकलाम वहाँ पे तो आप ये देख रहे हैं ना, गोलियां तो चल नहीं रही, वहाँ तो हाथापाई हो रही है। और हाथापाई में अगली बार आपको ये रोबोट्स नजर आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हाँ, लेकिन रोबोट के ऊपर गोलियां चलाने की मनाही नहीं है। नहीं Okay, that is there is no difference as far as basics are concerned. There is no difference between a tank and a robo. साइज का फर्क है केवल। टैंक पे भी गोली चलाई नहीं थी, टैंक को फेस टू फेस कर दिया था। बस अंतर ये था कि आपका टैंक नीचे था, हमारा टैंक ऊपर था। सिर्फ एकदम नली हमारा से टैंक नली बहुत बड़ा था और T90 था, हाँ, उनके बड़ा भी टैंक था। छोटे वाले हाँ, थे, वो डर के भाग गए। पैनिक करके भाग खड़े हुए। देखिए उसमें एक छोटी सी बात मैं आज आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन देखिए इसको छोटी सी बात जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं जनरल नरवणे वाली बारे में। जनरल नरवणे ने जो एक हालात बताए वो तो आप सब हो गया कि ठीक है भाई सरकार ने फ्री हैंड दिया था, उसे छोड़ें। बड़ी बात जो है, जनरल नरवणे कहते हैं कि जब मैंने फ़ोन किया और जब उन्होंने कहा अच्छा रुको बताते हैं, उसके थोड़ी देर बाद चाइनीज पोस्ट से हमको फोन आया कि साहब वो फ्लैग कमांडर मीटिंग करके मामला सॉल्व कर देते हैं। इसका मतलब भारत सरकार ने जो समय लिया था और जो पॉलिटिकल रीच आउट था उसका जो असर था वो फील्ड पर नजर आया। लेकिन उसके बाद भी अगर टैंक नहीं रुका तो उसका सिर्फ एक कारण है, और वो कारण क्या है कि वो अभी जनरल शी जिनपिंग ने अपने 6 में से 5 जनरल हटा के बता दिए कि उनके कंट्रोल में नहीं थे वो। आपको वापस ले चलता हूँ थोड़ा सा। एआई समिट पे टिक नहीं रहे, आप बार बार फिसल जाते हैं। ये बिल गेट्स जो है वो क्यों हट गए? बिल गेट्स का बड़ा प्रबल उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर दिया। बिल गेट्स का बड़ा प्रबल विरोध हुआ और सही हुआ, लेकिन अगर बिल गेट्स एआई समिट में चले जाते तो मुझे उतना कष्ट नहीं होता। बिल गेट्स जो महाराष्ट्र में 200 कृत्रिम गर्भाधान सेंटर, ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स चलाने जा रहे हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा चिंताजनक है।
क्योंकि ये आप अपनी डेयरी इंडस्ट्री में बिल गेट्स का हाथ नहीं लगने दे सकते। वो बंदा जब मच्छर तक जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बना के घूम रहा है तो यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम। तो लेकिन आज की तारीख में एक हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हर वो आदमी जो डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ा हुआ है या डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं कर रहा है या डोनाल्ड ट्रंप उसको नहीं पसंद कर रहे हैं, उसका भारत में स्वागत हो जाता है। तो बिल गेट्स का भी स्वागत हो गया है। तो अभी कल किसी ने मुझे बहुत अच्छा बताया, एक आंकड़ा दिया कि 1947 में हमारे पास एक आदमी पे 8 गाय थी, अब 4 आदमी पे 1 गाय है। तो अगर बिल गेट्स आ गए तो फिर ईश्वर ही मालिक है, आप समझ लें। हाँ, लेकिन बिल गेट्स को तो साहब अभी भी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस मिल रही है। मिल रही बिल्कुल, मैंने बताया सर, बिल गेट्स फाउंडेशन जो है वो बहुत सारे भारत के एनजीओज को अभी भी फंड कर रही है। नहीं देखिए, कईयों को तो मैं जानता हूँ, हमारे एनजीओ को फंड बैचमेट हैं। करना अपनी देखिए, इन्होंने आंध्र प्रदेश में एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया था। उसमें लड़कियों से, माँ बाप से परमिशन नहीं दी गई थी, लड़की के स्कूल के प्रिंसिपल से परमिशन लेके उसमें कितनी लड़कियां मर गई थी, कितनी लड़कियां पैरालिटिक हो गई थी। तो इनको अलाउ ही नहीं करना। बिल गेट्स इज अ वेरी शेडी कैरेक्टर। अगर एप्स्टीन फाइल को हटा भी दिया जाए, तो ही इज अ वेरी शेडी कैरेक्टर। तो उसको तो किसी भी हालत में भारत पे कदम नहीं रखने देना चाहिए। अभी देखिए, वो बुर्किना फासो ने लात मार के निकाल दिया जब इनका ये वो आया कि साहब उन्होंने किसी देश में क्या एक मच्छर बहुत ज़्यादा फैला दिए, मलेरिया के मच्छर में, कैसे कीनिया में या कहाँ पे, तो बुर्किना फासो ने उनको लात मार के निकाल दिया। अपने एक छोटा सा देश है लेकिन मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, बिल गेट्स को निकाल बाहर किया उसने। तो इनको तो यहाँ पर कदम रखने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कभी कभी एक अच्छे विपक्ष को बहुत मिस करता हूँ कि अगर एक पुराना कोई एक समाजवाद तो बहुत सुनते हैं, मगर वास्तव में एक समाजवादी विपक्ष आज हमारे सामने होता तो बिल गेट्स को ऐसा धरना प्रदर्शन करके इनको तो एकदम यहाँ से उखाड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत है कि बिल गेट्स के मामले में राहुल गांधी भी कुछ नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि मोदी तो उनको एंटी ट्रंप यूज कर सकते हैं, राहुल गांधी वगैरह तो बाकी सब तो पॉलिटिशियंस तो आप देख रहे हैं ना किस तरह उनको तो एकदम डिक्टेट करते हैं। बहुत गहरा है वो। बिल गेट्स फाउंडेशन ने पता नहीं कितनों को खरीद रखा है। वो मेलिंडा गेट्स है ना, मेलिंडा गेट फाउंडेशन अलग हो गया। अब अगर कुछ नहीं तो मेलिंडा गेट है। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।